मुख्य अतिथि महोदय को आदरणीय हमारे नेता आकाश आनंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम। सलाम साथियों और मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं यहाँ मौजूद सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों का जो पिछले 3-4 घंटे से हमारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं हमें सुनने के लिए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बातें रखने से पहले मैं यहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश करूंगा निभाने की। साथियों, विपक्षी पार्टियां, उनके चमचे हमारी पार्टी के कैडर को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्करों को डीमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले 6 साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल के सहारे नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहां अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पे लड़ती जाएगी। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। मैं आप लोगों से एक बारी ये दरख्वास्त करता हूं कि इस बारी किसी भी नेता को अपने बीच में बैठने से पहले, अपने बीच में बोलने से पहले उससे 10 सवाल कीजिएगा। उससे पिछले 10 सालों का सवाल कीजिएगा। अगर भाजपा से कोई आता है तो उससे 3 चीजों पे पूछिएगा कि भाई, तुम लोगों को 10 साल से इस जनता ने मौका दे रखा है, तुम पिछले 10 साल से भारत की केंद्र सरकार चला रहे हो, तो हमें इन 3 चीजों पे सवाल का जवाब दो। कि साथियों,
उन्होंने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? साथियों, उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया? और साथियों, उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए क्या किया? साथियों, मुद्दे तो बहुत से हैं जिन पे उनकी विफलताएं अनेकों हैं, परंतु शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, शिक्षा के मामले में अगर भाजपा के काम का चिट्ठा खोला जाए तो बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीकों की खबरें आई हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो हमारे हजारों बच्चे, हमारे हजारों युवा साथी लाइन से लगाकर वो टेस्ट देने, मेहनत करने जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनको शायद टेस्ट में नंबर निकल आए, उनका कागज निकल आए तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। परंतु जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, कुछ दिनों बाद खबर निकली है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सरकार को बहाना मिल जाता है, वो सारी नौकरियां रद्द करने का। साथियों, वो लोग बहाना ढूंढते हैं, आपको किसी तरह रोजगार न मिल पाए वो बहाना ढूंढते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी की शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा की बात करें तो वो आप सब जानते हैं कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे शिक्षक होंगे तभी वो आगे नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर नौकरियां मिलेंगी तभी वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अगर कोई सरकार आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करे, वो आपकी शिक्षा से नहीं, आपके आने वाले भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथियों, इसी क्रम में हमारे युवा साथियों को जो तकलीफ सहने को मिल रही है वो है रोजगार की। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहां पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली? हाथ उठाकर बताएं साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों को तो अता पता नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक आधी नौकरी निकल भी जाती है तो वहां पर भी 10-10 नौकरियों के लिए 10-10 हजार लोग अप्लाई कर रहे होते। कहां से मिलेगा रोजगार? कहां से आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए साथियों। आपको मैं एक खबर सुनाता हूं, यह अभी कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर क्लास 4 की नौकरी के लिए पीएचडी स्कॉलर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है तो साथियों, नौकरियों का कितना बुरा हाल है इस देश में, यह आप सब बखूबी जानते हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी तो सरकार अपनी जनता को कैसे शांत रखेगी? आपका दिमाग, आपका ध्यान कैसे भटकाएगी? आप जानते हैं इन भाजपा के लोगों ने क्या नया स्कीम निकाला? इन्होंने नई स्कीम निकाली है कि आज ये लोग फख्र से बताते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मुफ्त में राशन की देने का काम कर रहे हैं। साथियों, केंद्र की सरकार के बड़े छोटे नेता सब लोग मंच पे खड़े होकर बड़े फख्र से कहते हैं कि मित्रों, हमने आज बीजेपी की सरकार चलते हुए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है।
अब यहां पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई रही है, तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बारी तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार? कहां है मेरी शिक्षा? साथियों, दूसरा सवाल, इसी 80 करोड़ की स्कीम पर, इसी राशन की, फ्री राशन की स्कीम पर आपको दूसरा सवाल इनसे पूछना होगा कि भाई ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की कीमत क्या है? क्योंकि ये भी कभी ना कभी आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। ये भारत की सरकार का लिया हुआ कर्जा है जो हमारे लोगों को बांटा जा रहा है राशन की और राशन के रूप में। तो साथियों, इसकी कीमत भी आज नहीं तो कल आपके बच्चों को चुकानी होगी। तो इनसे पूछे कि इसकी कीमत क्या है। साथियों, सरकार का डेटा कहता है कि अगर भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथियों, अगर भारत सरकार का पैसा, अगर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे मुफ्त में राशन में बांटने में लगाया जाएगा तो फिर यहां पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी जरा हिसाब देने का काम आ गया है। साथियों, अब ये 2 लाख करोड़ रुपए राशन पे खर्च रहे हैं। प्रति एक घर में कितने का राशन पहुंच जाता है महीना? 500,000 रुपया, 500,000 रुपये का राशन महीना मिलेगा, 150 रुपए का। साथियों, हम कहते हैं महंगा से महंगा कर लो तुम करप्शन, इसमें भी ले जाओ 1000 रुपए का राशन। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता है हमारे गरीब लोगों को। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, परंतु इसके बदले आपसे क्या लूटा जाता है? अगर क्लास 4 की भी नौकरी दे देते तो महीना 15-20 हजार रुपया तो मिलता। साल का 2.5 लाख रुपया मिलता आपको। 6,000 रुपए लेके, 6,000 रुपए का राशन देके आपसे 2.5 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं ये। साथियों, इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर चाहिए जो हमारे बाबा साहब दे के गए हैं। साथियों, ना ही आपके बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना हमारे युवा लोगों को रोजगार दे पाए। अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, मैं इनका एक पास किया हुआ ऑर्डर आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा बोला तो शायद नाराज ना हो जाएं ये लोग, परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहां की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं।
ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। साथियों, ना सुरक्षा दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना रोजगार दे पाए। जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन ली। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छतें उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। साथियों, इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। अब साथियों, इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। साथियों, इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ साथियों, अभी तो बेइज्जती करना बाकी है, प्यार प्यार से करेंगे। साथियों, ये लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई, जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा। वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है, वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना होगा। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है। साथियों, क्या यही है समझदारी का काम? कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए साथियों। इन्होंने तो अगले 10 सालों बाद अपना पल्ला झाड़ लेना है। ये तो मंच पर आकर फिर खड़े होकर बोल पड़ेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ
अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में, तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं। 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव-गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है ताकि आपका गरीब आदमी आपके मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। चरगुंडों की छाती पर चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहां पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश के हर एक समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने का काम करेगी। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना, भगवान आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आदमी आप लोगों को फंसा न ले और आपके वोट का दुरुपयोग ना करे। आप लोगों को संभल के रहना होगा। तो साथियों, मैं आप सब से यही खास अपील करता हूं कि साथियों, ये समय आ गया है कि आप सब आपस में गलतफहमियों को दूर करें, आपस के झगड़े को छोड़ दें, एक तरफ करें और आने वाले इस लोकसभा आम चुनाव में यहां जिन ही क्षेत्रों में बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन के पर बीएसपी के हाथी के चुनाव चिन्ह को सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इसी के साथ साथ मैं आज यहां मौजूद दोबारा से यहां पर सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, मीडिया बंधु, हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज यहां हमारे बीवीएफ के जवान साथी भी हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम।